हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर जो है हमारा अमालगमेशन को लेकर अकाउंटेंसी का AS14 अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन के बारे में हम डीप में डिस्कशन करेंगे। वैसे अमालगमेशन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट बनता है। रिकंस्ट्रक्शन में भी हमारे पास दो आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो एक सेपरेट चैप्टर है, उसको आप अलग से देखते हैं, हम सून उसका वीडियो बनाएंगे। फिर आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो है अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन इन जनरल। रिकंस्ट्रक्शन में अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन ये जो हैं। अमालगमेशन क्या होता है? जब दो कंपनियां जो हैं वो कंबाइन हो जाती है एक नई कंपनी बनाने के लिए, उसको अमालगमेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम वो नहीं देखेंगे। जब एक्स और वाई मिलके जेड नई कंपनी बनाती हैं तो अमालगमेशन हुआ। एक्स जो थी उसने वाई को एब्जॉर्ब कर लिया तो हुआ। एक्स डिसॉल्व होके वाई में कन्वर्ट हो गई तो अमालगमेशन का पार्ट हुआ। तो इसमें क्या है, द गिवन कंपनी विच आर गोइंग टू डिसॉल्व आर नोन एज वेंडर कंपनी, ओल्ड कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। कई सारे नाम दिए गए हैं किसको, यहाँ पे एक्स को, वाई को, इधर एक्स को क्या क्या नाम दिए? वेंडर कंपनी, ओल्ड कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। कई सारे नाम हैं। सारे नाम क्या बोलते हैं कि आपका धंधा बंद हो रहा है, ये सिंपल। और जो दूसरी कंपनी है वो है परचेजिंग कंपनी, न्यू कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी, ट्रांसफर कंपनी। तो ये नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको ये नाम के बेसिस पे ही कंफ्यूज किया जाएगा इन नाम को यूज करके। उसके बाद हम आते हैं हमारे इस चैप्टर के स्कोप में हमको क्या क्या मेन चीज़ है। पर तीन चीज़ें: परचेज कंसिडरेशन, बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी एंड बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। जिसमें कि ये परचेज कंसिडरेशन के भी हमारे पास दो है, कंप्यूटेशन कैसे करना है, डिस्चार्ज कैसे करना है। वेंडर कंपनी के लिए जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट्स। बुक्स परचेजिंग कंपनी के लिए जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट। ये चीज़ें बनानी पड़ सकती है। पर सवाल आता है कि जो हमने यहाँ पे देखा AS14, ये AS14 क्या क्या कवर करता है? AS14 कवर्स परचेज कंसिडरेशन, बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। क्या क्या? ये और ये AS14 में कवर हो जाता है। AS14 एंड AS14 पर वेंडर कंपनी जो है कवर नहीं होती है यहाँ AS14 के अंदर। तो परचेज कंसिडरेशन से शुरू करते हैं। परचेज कंसिडरेशन जानना जरूरी है। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? जब आप किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, कोई किसी के कोई एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ पैसा देते हैं। वो पैसा जो होता है उसको परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। अब परचेज कंसिडरेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, कैश या अदर एसेट्स भी हो सकते हैं। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो अदर एसेट्स पार्ट फॉर्म नहीं करते। रियल लाइफ की बात करें तो पार्ट फॉर्म करते हैं। और किसको दिया जाता है ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, एनीथिंग गिवन बाय परचेजिंग कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो एनीथिंग तो हमने देख लिया, परचेजिंग कंपनी हमको पता है, शेयर होल्डर्स कौन कौन से हुए? इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, खाली ये दो। और यहाँ पे वेंडर कंपनी हमने देख लिया। हमें परचेज कंसिडरेशन का जो है जनरल आइडिया पता चल गया। नोट यहाँ पे एक दिया है, इफ एनी अदर कंपनी अदर देन परचेजिंग कंपनी गिव समथिंग टू वेंडर कंपनी एज PC, परचेज कंसिडरेशन जिसको कहते हैं, दैट शैल नॉट कंस्टिट्यूट एज PC। इसका मतलब क्या हुआ? क्या होता है कि एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, जेड कंपनी है। एक्स और जेड के बीच में जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट एक्स और वाई क्या है? रिलेटेड है। ये है रिलेटेड, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन कौन सा? ये है ट्रांसफर कंपनी, ये है ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, तो ये जो है क्या हो रहा है कि एक्स परचेज करने वाला है जेड को। अब एक्स कह रहा है मैं तुमको परचेज कर रहा हूँ, बट जो पैसा है वो वाई देगा, वाई पैसा देगा, वाई कैश पे करेगा तुमको, मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम खाली धंधा बेच दो मेरे को। तो ये जो कैश मिल रहा है, देखा जाए
तो ये भी एक तरह का परचेज कंसिडरेशन ही है, बट इसको पीसी का पार्ट आप नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तो उसमें पीसी थर्ड पार्टी से रिसीव करा कोई भी ऐसी चीज वेंडर कंपनी के बिहाफ पे, सॉरी परचेजिंग कंपनी के बिहाफ पे वेंडर कंपनी को वो पीसी का पार्ट फॉर्म नहीं करेगी। ये लाइन आप छोड़ दीजिए। आप ये पार्ट देख सकते हैं, शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी, ये पॉसिबल नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स जो हैं यहाँ पे हमने देखा था डेफिनेशन, शेयर होल्डर्स होने चाहिए। शेयर होल्डर्स कौन है? सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस और कोई नहीं। इक्विटी में मल्टीपल पार्ट हो सकते हैं, प्रेफरेंस में मल्टीपल पार्ट हो सकते हैं, बट और कोई इन दोनों के अलावा नहीं होगा। इक्विटी प्रेफरेंस इसके अलावा और कोई नहीं होगा, तीसरा थर्ड पार्टी नो। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी को मिला हुआ पैसा परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है। तो डिवेंचर होल्डर्स को जो भी दोगे वो पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, वो आप अलग से दे सकते हो। फिर एक चीज आती, एक लाइन आती है कि डिवेंचर्स गिवन टू परचेजिंग कंपनी शेयर होल्डर्स, डिवेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी गिवन टू शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। कैसे करेक्ट है बता देते हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि डिवेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी गिवन टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कौन हो? इक्विटी प्रेफरेंस, थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे, ऑफ वेंडर कंपनी, मतलब खाली परचेजिंग कंपनी के डिवेंचर्स है और शेयर होल्डर्स को ही दिए गए हैं और किसी को नहीं दिए गए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो कैलकुलेट करने के कुछ हमारे पास तरीके हैं। लमसम अमाउंट, लमसम अमाउंट मतलब उन्होंने सीधा बोल दिया 1,00,000 रुपया दिया है भाई, इसमें जो बनता है देख लो, तुम्हारा बिजनेस हम ले रहे हैं, तो वो लमसम हो गया। नेट पेमेंट मतलब तुमको बता दिया जाएगा, तुमको हमने इक्विटी शेयर इतने दे दिए, प्रेफरेंस शेयर इतने दे दिए, कैश इतना दे दिया, इसका टोटल कर लो, तो ये तुम्हारा नेट पेमेंट मेथड हो गया। नेट एसेट मेथड एक है जो हमको सीखना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये कहता है एसेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ध्यान रखना ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, ये जब निकालोगे तो नेट एसेट निकलेगा। आउटसाइडर्स लायबिलिटी कौन सी होगी? और या अच्छा इसमें भी एक ये आता है कि तुमको एसेट की जो है वैल्यू दे दी जाएगी, टेकन ओवर वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू दे दी जाएगी, वो दी होती है तो उस पे लिखो, नहीं दी होती है तो बुक में जो वैल्यू दी है उसी पे लिखो। और आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो है वो यूजुअली बुक वैल्यू पे ही करी जाती है। अगर उसके लिए भी स्पेसिफिक वैल्यू मेंशन्ड हो तो फिर उस पे लिख लेंगे। इसमें आउटसाइडर्स लायबिलिटी आती है और इनसाइडर्स नहीं आती। इनसाइडर में क्या हो गया? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, ये सब नहीं आते। कुछ इसको लेकर भी हमारे पास नोट्स हैं। ऑलवेज चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नेट पेमेंट मेथड फर्स्ट, इफ नॉट एप्लीकेबल देन अप्लाई नेट एसेट मेथड। कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपको गुमराह करेगा, आपको दे देगा कि बिल्डिंग का रियलाइजेबल वैल्यू है 1,00,000 और फर्नीचर का भी कुछ एक स्पेसिफिक XYZ अमाउंट है, और फिर नीचे ये भी दे देगा कि इक्विटी शेयर 1,00,000, प्रेफरेंस शेयर 10,000, कैश 5,00,000, ऐसे करके दे देगा। तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि ऐसे तो नेट असेट भी एप्लीकेबल हो रहा है, ये नेट असेट भी एप्लीकेबल हो रहा है और नेट पेमेंट भी एप्लीकेबल हो रहा है, हमको क्या करना चाहिए? नेट पेमेंट। नेट पेमेंट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें दी होंगी, नेट पेमेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लमसम और नेट पेमेंट साथ में दिया होगा, हमेशा आपको नेट पेमेंट और नेट एसेट साथ में दिया होगा, आपको नेट पेमेंट मेथड चूज करना है। फिर आता है इफ क्वेश्चन गिव्स द हिंट विद रिस्पेक्ट टू गुडविल देन ईदर इट इज गिवन और इट इज टू बी कंप्यूटेड। अब आपके सिलेबस में क्या है? गुडविल का एडवांस कंप्यूटेशन नहीं है। एडवांस कंप्यूटेशन नहीं है तो फिर भी अगर कंप्यूट करने को आ गया तो कैसे करेंगे? सिंपल है,
गुडविल का कंप्यूटेशन, यहाँ पे आपको एक दे दिया जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कैपिटल पे जितना प्रॉफिट आ रहा है, जितना आना चाहिए। मान लो कुछ XYZ फिगर आया, उसमें से क्या माइनस करोगे, जो आपको ऑलरेडी पास्ट प्रॉफिट्स दे रखे हैं उनका एवरेज, पास्ट प्रॉफिट्स का एवरेज लिया, एवरेज उनको माइनस किया, और जितने भी ईयर्स दे रखे हो गुडविल के, मान लो 3 साल दे रखे हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये जो भी वैल्यू आएगी ये आपकी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। वैसे तो आपके को ज़्यादा आने के चांसेस है नहीं। अगर बीकॉम की बात करूँ, बीकॉम एग्जाम में गुडविल कंप्यूटेशन नहीं आएगा, बट अगर आ जाए तो बेसिक कंप्यूटेशन ऐसे होती है। और गुडविल हो भी तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम दिया रहता है। ये कुछ एग्जांपल्स है, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये भी एग्जांपल का, हाँ। यहाँ पे आता है हमारा थर्ड टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अब मैंने क्या कहा था आपको, परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पे मैंने आपको बताया था परचेज कंसिडरेशन और बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी AS14 का पार्ट फॉर्म करती है। तो यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो AS14 का पार्ट है। इसके बाद जो हम करेंगे वो है वेंडर कंपनी की बुक्स। अब इसमें क्या क्या होता है, दो तरीके हो सकते हैं। या तो मर्जर मेथड है, जिसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, या फिर परचेज मेथड है। दोनों में से कोई एक मेथड यूज किया जाएगा ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। अगर तो मर्जर यूज किया जाता है तो 5 कंडीशंस हैं। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट जान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 कंडीशंस होती हैं, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी, एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मर्जर है, वरना परचेज है। क्या क्या कंडीशन है, सारी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, कोई भी नहीं छूट रही, ठीक है। दूसरी, ट्रांसफर हो रही है बुक वैल्यू पे। मतलब यहाँ पे जब नेट एसेट मेथड लगाओगे और आपको दिख जाए कि बिल्डिंग इज टू बी टेकन एट, सॉरी, बिल्डिंग ऑफ फेस वैल्यू 80,000 इज टू बी टेकन एट 1 लाख, तो आप चेक करोगे कि ये बुक वैल्यू से मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो फिर आप समझ जाओगे कि ये जो है ये मर्जर नहीं है, ये परचेज है। दोनों की ट्रांजैक्शन अलग टाइप में होती है। फिर इसमें कुछ कंडीशंस है, मैं ये बाद में बताऊंगा आपको, ये 2 कंडीशन। फिर पीसी इज डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ शेयर्स ओनली, इक्विटी शेयर हो सकता है या प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी हो सकता है। फिर सेम बिजनेस इज टू बी कैरिड बाय परचेजिंग कंपनी। मान लो किसी कंपनी ने परचेज करा, एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को परचेज करा, और परचेज के बाद जो है वाई ने, सॉरी, एक्स ने वाई का जो सेम बिजनेस है एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करा, बिजनेस में कोई चेंज नहीं लाए। अगर वैसा होता है तो फिर ये मर्जर है, नहीं तो परचेज के अंडर क्लास क्वालिफाई हो जाएगा। फिर लास्ट कंडीशन क्या है, शेयर होल्डर्स ऑफ एटलीस्ट 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अब ये कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि अगर एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, इसमें 100 शेयर होल्डर्स हैं, और एक्स बाय कर रहा है। एक्स क्या है, एक्स परचेजिंग कंपनी है और ये वेंडर कंपनी है। तो इसमें क्या होगा कि वाई के एटलीस्ट 90 शेयर जो है वो ट्रांसफ़र होने चाहिए, किसमें, परचेजिंग कंपनी में। अगर वो ट्रांसफ़र होते तो फिर ये मर्जर है, नहीं होते तो परचेज है। अब मैंने ये भी बताया था कि कुछ कंडीशंस भी है, कुछ इसके अलावा एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास। इसमें क्या कहता है, वैल्यू कैन बी चेंज टू फॉलो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। ये कहता है बुक वैल्यू, बट अगर मान लो कि आप जो है डिप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे चार्ज करते हो और नई कंपनी SLM मेथड पे चार्ज करती है, तो इससे वैल्यू अलग आएगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये बुक वैल्यू को कन्वर्ट करोगे SLM पे, और फिर परचेज का ट्रांजैक्शन होगा। तो इसकी वजह से जो है बुक वैल्यू में चेंज आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको WDV और SLM मेथड पता हो, ये हमने 11th क्लास के टॉपिक्स में किया था, कुछ हार्ड नहीं है। फिर एक और एक्सेप्शन आता है, कैश कैन बी गिवन फॉर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द शेयर्स। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा बोल दिया जाएगा कि हर
3 शेयर के लिए 2 शेयर इशू होंगे हर, ये अगर मैं वेंडर कंपनी की बात करूँ, ये परचेजिंग कंपनी के लिए हर 3 शेयर जो वेंडर कंपनी में ओन करता है उसके लिए 2 शेयर इशू होंगे। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे 100 शेयर, चलो अज्यूम करो सारे के सारे 100 इधर चले गए, ठीक है। 100 डिवाइड बाई 3, 3 के लिए 2 मिलेगा, तो स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। बट इसको सॉल्व करो, आपका फ्रैक्शंस में आंसर आएगा, चाहे तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये आएगा 66.67, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 0.67 का पार्ट है ये फ्रैक्शन हो रहा है, तो 66 तो आप शेयर इशू कर दोगे जो कंडीशन में लिखा है, ओनली इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जो 0.67 है इसके लिए आप कैश इशू कर दोगे। शेयर्स के फ्रैक्शन पार्ट के लिए जो है कैश इशू करना अलाउड है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और परचेज के लिए खाली ये है कि अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर परचेज हो जाएगा, बस। उसके बाद हमारे पास जो है जर्नल एंट्रीज आती है। अभी एक्सपेक्टेड ये है कि पेपर जो है इस बार के एमसीक्यू आएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के, तो जर्नल एंट्री होना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ जर्नल एंट्रीज के बारे में। ये क्या कहता है कि बिजनेस परचेज अकाउंट की बात कर, सॉरी, जब बिजनेस परचेज की पहली एंट्री पास करेंगे तो ये रहेगा बिजनेस परचेज अकाउंट एबल टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट, ये पहली एंट्री होगी। और इसमें ये क्या बनेगा, हमारा जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे दोनों में वैल्यू आएगी, ये आएगी परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू जो आपने अभी तक यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। ये 3 मेथड में से एक मेथड से आप परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे और वो परचेज कंसिडरेशन की यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी। अब उसके बाद हमारा आएगा कि एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कैसे करनी है, इसका भी यहाँ ये जो है एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर, ये मेन रीजन है कि हमने फिगर आउट करा परचेज और मर्जर के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे खाली ये एंट्री के लिए, ऐसी और भी एंट्री है, इसके लिए हमने मेनली फिगर आउट करा कि क्यों करना जरूरी है। वैसे तो ये बीकॉम के सिलेबस में होना मुश्किल है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर परचेज किया हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट, इनके अमाउंट आप फिगर आउट कर सकते हैं। एसेट जो बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया, लायबिलिटी जो बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया, इसमें डिबेंचर इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इंक्लूड, सॉरी, कन्वर्ट हो रहे हैं तो डोंट इंक्लूड, कन्वर्ट नहीं हो रहे तो इंक्लूड, ये हिडन एडजस्टमेंट बन जाती है। फिर हमारे पास आता है बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज का अमाउंट आपने यहाँ पे ऊपर देखा। फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो गुडविल या टू कैपिटल रिजर्व होएगा। बैलेंसिंग फिगर, अगर तो लॉस हो रहा है तो गुडविल बन गया डेबिट में, प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व बन गया क्रेडिट में। और वहीं हम मर्जर करें, मर्जर के टाइम गुडविल एग्जिस्ट नहीं करता, आपको बैलेंस जो है सेम एंट्रीज है, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज। नीचे आ जाते हैं रिजर्व्स। कौन से रिजर्व्स? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व, यह स्टैट्यूटरी रिजर्व, इनमें एडजस्टमेंट करा जाएगा, इनके बैलेंस को लेके पूरा एडजस्ट प्लस माइनस किया जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, आपको खाली बैलेंसिंग फिगर उधर डालना है और जौन जौन से रिजर्व में है, मान लीजिए बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 100, आपको 100 डालना है। और जो आप पुरानी बुक से अमाउंट लेके आ रहे हैं, जनरल रिजर्व है 10, प्रॉफिट एंड लॉस है 80 और कैपिटल रिजर्व है 100। तो आप सोचेंगे कि कैपिटल रिजर्व पूरा उसी मैं उसको पूरा ले आता हूँ 100, नहीं, आप पहले लाएंगे 10 फिर 80 फिर बैलेंस बचा वो इधर से आएगा। तो ये कितना हुआ 100, बट ये डिवाइडेड कितनों में है 10, 80 और 10 में। अब अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए ये जो है ये 200 होता, ये अगर 200 होता तो फिर आप ये 3 तो है, ये तो लाते ही फुल अमाउंट लेके आते, प्लस आप इसमें कैपिटल रिजर्व में और अमाउंट जोड़ देते जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए। ये तो 190 हुआ टोटल, आपको 200 चाहिए, कैपिटल रिजर्व का आप 10 और जोड़ के 200 करके ख़त्म करते। ये वही उसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको ये PDF मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है।
हमारे पास ज़्यादा और कुछ खास एंट्रीज इसमें है नहीं। आपको बेसिक जानना है कि परचेज कंसिडरेशन का डिस्चार्ज कैसे रहता है। एटलीस्ट AS14 के अंडर ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेजरली परचेज कंसिडरेशन का कंप्यूटेशन है और परचेजिंग कंपनी जो है उनका बेसिक एंट्री क्या है। उसके बाद जो है हमारे पास ये भी आ जाता है कि हम बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी बनाए। बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी की बात करें वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये AS14 का पार्ट फॉर्म नहीं करता। और जो BCom का चैप्टर है वो है AS14 अमालगमेशन ऑफ कंपनी। AS14 में वेंडर कंपनी पार्ट फॉर्म नहीं करता, बट मैं बता देता हूँ। सिंपल, आप जब बैलेंस, इसमें आपको क्या करना, बैलेंस शीट दी भी रहेगी, आपको उससे जर्नल एंट्रीज फॉर्म करनी है। जर्नल एंट्री नहीं भी तो आपको लेजर फॉर्म करना है। लेजर कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैश बैंक बनाना है। उसके बाद आपको और कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? आपको बनाना है ऐसा अकाउंट जो आप, जिसमें आप इक्विटी शेयर्स और वो सब ट्रांसफ़र करेंगे अपने, यानी कि परचेजिंग कंपनी अकाउंट। मेनली आपको ये अकाउंट बनाने हैं। फिर आपको कई बार कुछ कुछ छोटे छोटे अकाउंट और बनाने को मिल जाएंगे। कैसे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, डिवेंचर ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट, वो सब बनाना पड़ जाएगा। और उसके लिए जर्नल एंट्री दे रखी है। मैं चाहूँगा आप इन जर्नल एंट्रीज को एक बार रीड कीजिए। इनमें एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये आप प्योरली देख के समझ जाएंगे। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड, ये आपके सिलेबस का पार्ट फॉर्म नहीं करता। आप इसको छोड़ सकते हैं कॉन्सेप्ट 4 को। इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और फ्यूचर में वीडियोस लाने की कोशिश है जल्द से जल्द। तो अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और उसके बाजू में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो निकालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए।